देश के लिए, देश हित के लिए, देश को सावधान करने के लिए जी न्यूज प्रस्तुत करता है दंगों का किताब शास्त्र। ये तो खुद अपना नाम चेंज कर लेते हैं हम लड़की पटाने के लिए, हिंदू की लड़की पटाने के लिए। जिहाद के लिए हिंदू बेटियों से साजिश। पीएफआई का संगठन है या सिमी का संगठन जो प्रतिबंधित है वर्तमान में, इन संगठन के लोगों से क्या कोई संपर्क इन लड़कों का है? जिहाद के लिए दिल्ली चली। जिनको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसीहा जो अपने आप को आज तक कहते रहे हैं, एक पुस्तक से डर गए। पुस्तक लॉन्च नहीं हुई। ये लिबरल नहीं है, ये लेफ्ट फासिस्ट लॉबी है जो इंटॉलरेंट है। जिहाद के लिए बेंगलुरु चला। जिहाद के लिए स्वीडन जला। जिहाद के लिए हिंदुओं का अपमान। इंसानियत के खिलाफ जिहाद कब तक? जी हाँ, देश हित में, आपके हित में हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। वो खबर से जिसे सुनकर हो सकता है आपको आज हमारी बातों पर भरोसा ही ना हो। आपको लगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। यकीन मानिए, पहली बार जब हमने सुना तो हमें भी ऐसा लगा, लेकिन जी न्यूज जब मामले की तह तक पहुंचा तो हमें भी लव जिहाद के नाम पर कैसे पाकिस्तानी फंडिंग मिल रही है, यही नहीं बल्कि कट्टरपंथी संगठनों से कैसे फंडिंग हो रही है। सिमी कनेक्शन, पीएफआई कनेक्शन, लव जिहाद का पीएफआई कनेक्शन, पाकिस्तानी कनेक्शन, सिमी कनेक्शन। ये देश हित में, बेटियों के लिए, हिंदू बेटियों के हित और देश को सावधान करने वाली आज की यह सबसे बड़ी खबर है। आपको पता है कि कानपुर में 5 हिंदू बेटियों की शादी और धर्मांतरण मामले की जांच कर रही एसआईटी को शक है। इसके लिए बाकायदा बड़ी साजिश रची गई है और इसके पीछे, ये एसआईटी को शक है कि इसके पीछे, लव जिहाद के पीछे कट्टरपंथी संगठन पीएफआई, प्रतिबंधित संगठन सिमी का हाथ हो सकता है। यही नहीं, जांच इस चीज की भी हो रही है कि कानपुर में लव जिहाद की फंडिंग के पीछे, कानपुर में लव जिहाद की फंडिंग के पीछे पाकिस्तान तो नहीं है। लव जिहाद पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा। निमिषा को बना दिया जाता है फतिमा। शालिनी को बना दिया जाता है फिजा। लव जिहाद का सिमी और पीएफआई कनेक्शन। इस त्रिकोण को आप साजिश का ट्रायंगल भी कह सकते हैं, जो कश्मीर से लेकर केरल और कानपुर तक हिंदू बेटियों के खिलाफ चल रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक साजिश के तहत हिंदू बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप 2014 का ये वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। कोई मुस्लिम युवक रवि बन जाता है तो कोई दानिश अपना नाम शिवम रख लेता है। क्या नाम है आपका? शिवम। सही नाम? शिवम तोमर। शिवम आपका नाम क्या है? अमन चौधरी। अमन चौधरी। अभी तो ये दानिश कह रहे थे, आपका नाम? कौन? इसका नाम दानिश। आपका क्या नाम है? घर का नाम दानिश है। कानपुर लव जिहाद केस में जांच कर रही एसआईटी की जांच का दायरा अब बढ़ गया है। एसआईटी अब इस बात की जांच करेगी कि क्या लव जिहाद मामले में पीएफआई और प्रतिबंधित संगठन सिमी का कोई कनेक्शन है। पाकिस्तान की फंडिंग वाली साजिश की भी जांच हो रही है। पीएफआई का संगठन है या सिमी का संगठन जो प्रतिबंधित है वर्तमान में, इन संगठन के लोगों से क्या कोई संपर्क इन लड़कों का है, अथवा पाकिस्तान या अन्य किसी कंट्री से इन व्यक्तियों के कोई संबंध है, इस विषय में विस्तृत जांच जो है एसआईटी करेगी।
कानपुर में 5 लड़कियों के धर्मांतरण के मामले की जांच की जा रही है। 5 लड़कियों के परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनकी बेटियां लव जिहाद की साजिश का शिकार हुई हैं। एक षड्यंत्र के तहत एक ही बिरादरी का लड़का दूसरे बिरादरी की लड़की, अगर प्रेम विवाह है तो कभी लड़का भी धर्म परिवर्तन कर ले, ऐसा तो कोई देखने में आता नहीं। सवाल यह है कि लव जिहाद के खिलाफ कोई राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं है? लव जिहाद की साजिश रोकने के लिए कोई मजबूत तंत्र क्यों नहीं है? भारत में लव जिहाद के कुल मामलों की जानकारी क्यों नहीं है? हमको ये कंफर्म हो गया कि विदेशी संगठन के सहयोग से इसे काम चल रहा है, इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा जी न्यूज ने केरल में लव जिहाद के मामलों का खुलासा किया था, जहां पर केरल की निमिषा ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया। 2016 में निमिषा ने ईसा से शादी की और परिवार से कहा कि वो श्रीलंका जा रही है। निमिषा ने ईसा से शादी के बाद अपना नाम फतिमा रख लिया। परिवार को बाद में पता चला कि निमिषा और फतिमा ISIS की फिदायीन बन गई। उम्मीद यही है कि केरल से लेकर कानपुर तक लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार जल्दी ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहले धर्म बदला जाता है, नाम बदला जाता है, हिंदू बेटियों को फंसाया जाता है, फिर हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर पता लगता है कि ISIS में कहीं ट्रेनिंग मिल रही है। इसलिए लव जिहाद का ये आतंकी कनेक्शन, सिमी कनेक्शन, PFI कनेक्शन और पाकिस्तान से फंडिंग का कनेक्शन। और जिस तरीके से यूपी में पिछले कुछ वक्त में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं, उसके बाद अब योगी सरकार बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने क्या बड़ा प्लान, एक्शन प्लान, कार्य योजना बनाई है। देखिए, लव जिहाद रोकने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार होगा, यह आदेश दे दिए गए हैं योगी सरकार की तरफ से। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने के लिए कार्य योजना, लड़कियों को फंसाकर कैसे धर्म परिवर्तन किया जाता है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, पहचान छिपाकर शादी करने के बाद धर्मांतरण की कोशिश पर कार्रवाई होगी, ब्लैकमेल करके धर्मांतरण की कोशिश अगर होती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मतलब धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ ये योगी मॉडल। 2 तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे भारत में हिंदू बेटियों से साजिश की जा रही है, लव जिहाद की साजिश हो रही है। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के खिलाफ अपहरण जिहाद हो रहा है। यहां लव जिहाद हिंदू बेटियों के साथ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के खिलाफ अपहरण जिहाद, जहां हिंदू बेटियों को खुलेआम अगवा किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आप हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू लड़कियों का अपहरण और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जिहाद के नाम पर। स्वीडन और नॉर्वे में दंगे इसलिए भड़के क्योंकि एक धर्म ग्रंथ का अपमान हुआ था। दंगाइयों ने धर्म ग्रंथ के अपमान पर देश के कानून और संविधान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बेंगलुरु में दंगे इसलिए हुए क्योंकि एक धर्म का अपमान किया गया, लेकिन इस मामले में कानून पर भरोसा करने के बजाय कानून के खिलाफ ही जिहाद शुरू हो गया। बेंगलुरु दंगों पर कर्नाटक सरकार ने कहा था कि ये दंगे सुनियोजित थे और दंगे की साजिश करने वालों से अब योगी स्टाइल में वसूली होगी। बेंगलुरु से पहले फरवरी में दिल्ली दंगों पर किताब डेली रॉयट्स 2020 में तो कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ये दावे दिल्ली दंगों के पीड़ितों से बातचीत के आधार पर किए गए हैं। दंगों में जिहादी भीड़ ने चुन चुन कर लोगों को मारा। दंगों में जिहादी भीड़ ने चुन चुन कर दुकानें, प्रॉपर्टी जलाई। दंगों के लिए प्रोफेशनल शूटर्स भी बुलाए गए। दंगों के लिए बड़ी संख्या में बाहर से दंगाई आए। दंगों के लिए ऊंची बिल्डिंग चुनी गई। दंगों के लिए हथियार, पेट्रोल बम जमा किए गए। लेफ्ट जिहादी मॉडल से दिल्ली में दंगे हुए। मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दंगों की वजह बने। दंगों के लिए मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली हो या बेंगलुरु, स्वीडन हो या नॉर्वे, सभी दंगे सुनियोजित थे। सभी दंगों में साजिश थी, धर्म के खिलाफ अपमान था। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में रहने वालों को समझना होगा कि देश लोकतंत्र से ही चलेगा, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने एक चीज नोट करी, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक, स्वीडन से लेकर नॉर्वे तक, सब कुछ धर्म के नाम पर। ये धर्म के नाम पर सबसे बड़ा अधर्म है। संस्कृत में नालम का अर्थ है कमल,
और कमल आप जानते हैं ज्ञान का प्रतीक है। दा का अर्थ है देने वाला, मतलब ज्ञान देने वाली जगह, नालंदा। अब सुनिएगा, अब से करीब 820 साल पहले साल 1199 में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था। कहा यह जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 2 लाख से ज्यादा किताबें थीं। समझे आप, किताबें जलाई गई थी। 2 लाख से ज्यादा किताबें थीं नालंदा विश्वविद्यालय में, और आग लगवाए जाने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय 3 महीनों तक जलता रहा। साथ ही सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और धर्माचार्य मार डाले गए। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक दुनिया में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि जिस आक्रमणकारी के आदेश पर ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बर्बाद कर दिया गया, उसी के नाम पर पटना के करीब एक जगह का नाम बख्तियारपुर रखा गया है। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए और समझिए, समझना चाहिए कि भारत में हिंदुओं के खिलाफ आखिर हो क्या रहा है। भारत में लगातार हिंदू आस्था का अपमान हो रहा है, हिंदू निशाने पर है, हिंदू बेटियों से साजिश हो रही है, राम मंदिर तोड़ने की धमकी दे दी जाती है, यहां भी हिंदू आस्था पर चोट और आस्था के नाम पर दंगे भड़काने की साजिश होती है। हिंदुओं के खिलाफ कितने जेहाद। आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर। देशहित में हमने इस खबर को इसलिए चुना क्योंकि यह आपसे जुड़ी खबर है। फेसबुक या फेक बुक, आज ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। लोग फेसबुक कह ही नहीं रहे, हम लोग कह रहे हैं फेक बुक, क्योंकि फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन ने खुद माना कि फेसबुक इंडिया के प्रमुख पदों पर बैठे कुछ लोग एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और वो लोग बीजेपी विरोधी है, ये खुद कबूल किया। मतलब फेसबुक पर विचार सिर्फ एक धोखा है। मतलब क्या फेसबुक झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है क्या, जहां सिर्फ सरकार विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है? हमें तो लग रहा था न्यूट्रल है। मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि जो सरकार 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रतिनिधि है, जिसे जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके चुना, उस सरकार के खिलाफ फेसबुक के लोग कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे, ये बात फेसबुक ने खुद मानी है। ये हैं अजीत मोहन, फेसबुक इंडिया के प्रमुख। संसदीय समिति ने बुधवार को फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन को तलब किया था। संसदीय समिति ने अजीत मोहन से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अजीत मोहन ने माना फेसबुक इंडिया के प्रमुख पदों पर बैठे लोग बीजेपी विरोधी हैं। बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, जिसका मतलब यह निकलता है कि फेसबुक के कुछ टॉप लेवल के अधिकारी भारत सरकार के खिलाफ हैं और देश की जनता को मोदी सरकार के खिलाफ भ्रमित करने की साजिश करते हैं। मोहन का कबूलनामा आया है, उसे लेकर तो सवाल यही उठता है कि जो उन्होंने बयान दिया कि पिछले 10 साल पहले उनकी जो सोच थी वो अब बदल गई है, इसका मतलब ये है कि एक एजेंडा चलाया ही जा रहा था। तो इस तरह से ये राजनीतिक एजेंडा जो है बनाया जा रहा है, इसको फेसबुक की ओर से मुझे लगता है जुकरबर्ग को फेसबुक की ओर से उनको खुलकर सामने आना पड़ेगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है देना पड़ेगा। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी। आरोप लगाया था कि फेसबुक के कर्मचारी पीएम मोदी को गाली देते हैं। अजीत मोहन के कबूलनामे के बाद कानून मंत्री का ये आरोप 100% सच साबित हुआ। कि विरोध के लिए फेसबुक को एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसका बड़ा ही दुरुपयोग हो रहा है और इस पर लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता है। फेसबुक से एक राजनीतिक पार्टी को बढ़ावा देना ये बहुत गलत बात है, हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी पार्टियों को हमें बिल्कुल नकारना चाहिए। इस खुलासे में बड़ी बात क्या निकल कर है? कांग्रेस पार्टी बीजेपी और फेसबुक के बीच साठगांठ के झूठे आरोप लगा रही थी। हेट स्पीच के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को लिखी गई चिट्ठी विपक्ष की सिर्फ सियासत है। फेसबुक की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है, विपक्ष का चेहरा उजागर हो चुका है। यह फेसबुक नहीं, झूठ की फैक्ट्री है, जिस पर विचार सिर्फ धोखा है, जिस पर अभिव्यक्ति मिलावटी है और यह फेसबुक भारत के लिए खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, बहुत खतरनाक है भारत के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, इसलिए फेसबुक की जगह आप लोग फेसबुक कह रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए आप जानते हैं अक्सर दुष्प्रचार का सहारा लेता है। पाकिस्तान की सोच में कितनी खोट है समझने के लिए आपको इन 2 तस्वीरों को आज जरूर देखना चाहिए। आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये सितंबर 2017 की है, याद है आपको। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर फिलिस्तीन की लड़की की तस्वीर दिखा के दावा किया कि ये कश्मीरी लड़की की तस्वीर है। बहुत किरकिरी हुई थी, बहुत छीछा लेदर हुई थी इनकी पाकिस्तान की। और इसी तस्वीर के बहाने फेसबुक पर भी एंटी इंडिया एजेंडा इसी तस्वीर के बहाने चलाया गया, इसी तस्वीर के सहारे चलाया गया। ये खबर इसलिए आज आपको दिखाना जरूरी था। हालांकि भारत के आधिकारिक विरोध से पहले ही दुनिया इस तस्वीर की सच्चाई जान चुकी थी कि ये तो है ही नहीं कश्मीर की तस्वीर, तो फिलिस्तीन की लड़की की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की झूठी कोशिश की गई है। ओमान की राजकुमारी के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर इसे ट्वीट किया गया और भारत में मुसलमानों की हालत की झूठी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि ये जो ट्विटर अकाउंट है ये ओमान की राजकुमारी का है, वो तो फर्जी निकला। जी हाँ, हालांकि ओमान की राजकुमारी ने खुद इसका खंडन कर दिया कि ये तो मेरा ट्विटर अकाउंट है ही नहीं। कैसे एंटी इंडिया एजेंडा सोशल मीडिया साइट्स के जरिए चलाया जाता है सरकार विरोध के नाम पर, देश विरोध। देखिए, पाकिस्तान अक्सर सोशल मीडिया के जरिए, आप भी जानते हैं, इस तरह का काम करता रहा है। पाकिस्तान की फितरत है। सितंबर 2020 में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोप में पाकिस्तान के 453 लोगों के फेसबुक अकाउंट निलंबित कर दिए गए। इसके अलावा 103 फेसबुक पेज, 103 और 78 ग्रुप्स के अलावा इंस्टाग्राम पर भी 107 लोगों के अकाउंट सस्पेंड किए गए। फरवरी 2020 में दिल्ली में भड़के दंगों की जांच के बाद मार्च 2020 में सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस तरह का एक बड़ा दावा किया। सुरक्षा एजेंसियों ने जो डोजियर तैयार किया उसमें दावा किया गया कि भड़काया गया था लोगों को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। ट्विटर पर पाकिस्तान ने लोगों को भड़काने के लिए कई अकाउंट्स क्रिएट किए, फेक अकाउंट्स बनवाए, ट्विटर का सहारा लिया गया और केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की साजिश रची गई। डोजियर में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और लाहौर के 70 ट्विटर हैंडल्स की पहचान की गई जिनके जरिए दुष्प्रचार की साजिश की गई। भी हाल ही में नीट जेईई का भी आपने एग्जाम्पल देखा था। वहां पर भी एक छात्र ने कहा कि उनके पिता कोरोना पॉजिटिव हैं और पिता की कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट अपलोड की गई वो बताया गया कि अस्पताल के कराची के अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं। एक और बड़ी खबर, पुलवामा हमले ने पूरे देश को दर्द से भर दिया था। आप जानते हैं, अपने वीर सपूतों की शहादत से पूरे देश में मातम था। अब एनआईए ने कुछ दिन पहले ही इसकी चार्जशीट दाखिल की है जिसमें दावा किया गया है, ये वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलवामा अटैक हुआ था। अब इसमें दावा किया गया चार्जशीट में कि विस्फोटक बनाने के लिए केमिकल कॉम्पोजिशन ऑनलाइन मंगवाए गए थे, ऑनलाइन बम बनाने का सामान मंगवाया गया था। तो जी न्यूज पर आज हम ई कॉमर्स साइट्स की पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे आपको कि आज भी कुछ नहीं बदला है। पुलवामा हमले पर सबसे धमाकेदार खुलासा, बम की होम डिलीवरी पर सबसे बड़ा खुलासा, जिस रास्ते आया पुलवामा में आतंक का सामान, जिस रास्ते आतंकियों तक पहुंचा मौत का सामान, जहां से आप मांगते हैं राशन वहीं से हो सकती है दहशत के सामान की डिलीवरी। जारी है आतंक की ऑनलाइन डिलीवरी। इस रियलिटी चेक में हम ये समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बम बनाने का सामान, एक्सप्लोसिव्स जो आइटम्स हैं, उसको अगर आप खरीदने के लिए किसी वेबसाइट से चीजें ऑर्डर करते हैं तो 3 या 4 चीजें जब आप ऑर्डर करते हैं वो वेबसाइट आपसे पलट के ये सवाल पूछता है क्या कि आपको ये सामान क्यों चाहिए। क्योंकि इसकी रियलिटी चेक करना इसलिए जरूरी है ताकि हम और आप ये समझ पाएं कि इन चीजों को अपने डोर स्टेप पर मंगाना कितना आसान या फिर कितना मुश्किल है। क्योंकि अब तक की जो चीजें उस चार्जशीट में लिखी गई हैं उस हिसाब से यह पता चल रहा है कि ये चीजें आसान हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जिस बारूद के बलबूते आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया वो उनके दरवाजे तक खुद चलकर आया था। हिंदुस्तान के खिलाफ बारूद की होम डिलीवरी की गई थी और इसी का इस्तेमाल कर घर बैठे आतंकियों ने तैयार किया वो विस्फोटक जिसने पलक झपकते ही देश के 40 सबूतों को शहादत दे दी। बावजूद इसके आज भी आतंक की होम डिलीवरी धड़ल्ले से जारी है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट पे ऐसे पदार्थ जिससे आप बहुत बड़ी स्केल का एक्सप्लोजिव बना सकते हैं बहुत इजीली अवेलेबल है।
मैं शुरुआत करूंगा एल्यूमिनियम पाउडर से, क्योंकि इसी पदार्थ का जिक्र जो है पुलवामा अटैक में करा गया है। जी, अब यहां पे मैं बाय नाउ क्लिक करता हूं। 250 ग्राम का ये पाउडर जो है ये मुझे 400 रुपए में मिलेगा। मैं अपना पासवर्ड यहां पे डाल रहा हूं अमेजोन का खरीदने के लिए। मुझे सिर्फ डिलीवर टू दिस एड्रेस पे क्लिक करना है। पेमेंट का ऑप्शन इसके बाद मुझे चूज करना होगा, वो पूछेगा आप किस तरीके से इसकी पेमेंट करना चाहेंगे। ये मेरे पास पेमेंट के ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू ये 400 रुपए दूं और कंटिन्यू करूं तो आप देखेंगे बिना किसी पूछताछ के ये ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा और थोड़े ही समय में ये मेरे घर तक डिलीवर भी हो जाएगा। पुलवामा हमले पर एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की, उनकी इन लाइनों को ध्यान से देखिए। घर बैठे आप राशन और घर का बाकी सामान जैसे ऑर्डर करते हैं, ठीक उसी तरह पुलवामा की साजिश रचने वाले आतंकियों ने प्लान बनाया। चार्जशीट में साफ लिखा कि किसी तरह आतंकी मोहम्मद इस्माइल और सैफुल्लाह के कहने पर वैजुल इस्लाम ने 4 किलो एल्युमिनियम पाउडर अपने ई-कॉमर्स साइट के अकाउंट से ऑर्डर किया और उन्हें दे दिया। यही नहीं, इस तरह आतंकियों ने काफी केमिकल मंगाया और घर में स्टॉक करना शुरू किया। 40 वीर जवानों की शहादत के बाद भी आतंक की ऑनलाइन डिलीवरी धड़ल्ले से जारी है। ना कोई सवाल, ना कोई रोक टोक, बस एक क्लिक और मौत का ये सामान पहुंच जाएगा आप। जब हम मतलब विस्फोटक की ऑनलाइन डिलीवरी, बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग पर किसी तरह की कोई रोक टोक नजर नहीं आती है। सामानों की लिस्ट दिखती है जिसे एक क्लिक से ऑर्डर किया जा सकता है, ना कोई सवाल पूछा जाता है, ना ही उसके लिए किसी खास मंजूरी की जरूरत होती है। आइए आपको कुछ ऐसी घटनाएं भी बताते हैं जब ऑनलाइन शॉपिंग बड़े विवाद की वजह बनी है। जून 2018 में औरंगाबाद में 12 तलवार, 16 चाकू समेत 30 हथियारों की डिलीवरी की गई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर। यह नहीं पूछा गया कि इसकी क्या जरूरत है। इसी तरह नवंबर 2019 में बेंगलुरु में ड्रग्स के साथ 2 लोग पकड़े गए, यह भी ऑनलाइन डिलीवर किया गया था। जबकि जनवरी 2020 में चीन की एक ई-कॉमर्स साइट पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के एच ड्रग्स बेचने का आरोप लगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.